इंडिया दैट इज भारत, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, कोई ना कोई सरकारी काम हमेशा ही चलता रहता है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं राजधर्म। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की स्टोरी ऑफ क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा। तो क्या क्या आता है इस बुनियादी ढांचे में, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये बुनियादी ढांचा है, इसलिए किसी भी राष्ट्र की जो बुनियाद है वो इन्हीं सब चीज़ों पे टिकी होती है, जैसे कि पावर, रोड्स, ब्रिजेस, आपके एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स, आपके ड्रेनेज सिस्टम और कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपका शहर जो है वो चलता है और सरवाइव करता है। तो आखिर किसकी नज़र लग गई है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे? क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कई एयरपोर्ट्स की छत गिर गई, जिनमें से दिल्ली राष्ट्र की जो कैपिटल है उसके टर्मिनल 1 की छत गिर गई और एक आदमी की मौत हो गई। राजकोट और जबलपुर के एयरपोर्ट की छतें गिर गई। कई हाईवेज जो हैं वो बनते ही गिरते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं और डिफॉर्मिटीज़ आती जा रही हैं। रोड शहरों की नई बन रही हैं और धुल जाती हैं पहली बारिश में और सिर्फ गड्ढे नज़र आते हैं। ब्रिजेस की तो बात ही अगर करें तो इतने ब्रिजेस गिरे हैं, 17 दिन के अंदर बिहार में 12 ब्रिजेस गिर गए। अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस गिर गए, जो कंप्लीट हो चुके थे वो गिर गए, जिनका इनॉग्रेशन हो चुका था वो गिर गए। तो पिछले कुछ सालों में तो हर तरह के ब्रिजेस गिरे हैं और कुछ तो नदी में गिरे हैं और जो शहर के थे वो सड़कों पे गिरे हैं और इवन लोगों पे गिरे हैं। तराई रीजन और जो लोअर हिमालयाज़ हैं वहाँ के जो शहर हैं और वहाँ की जो जगह हैं वहाँ पे गाड़ियाँ डूब गई, मलबे में डूब गई, कुछ पानी में डूब गई, कुछ बह गई। असम और बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लाखों लोगों को इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है, करोड़ों का नुकसान होता है इकोनॉमी को, लोगों का जीवन जो है वो तंग हो रखा है। और तो और अब तो सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश में, उनकी छतें भी गिरने लग गई हैं, उनमें ज़रूरी दवाएं नहीं हैं, ज़रूरी मशीन्स नहीं हैं। तो वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, आप एक्सटेंडेड पार्ट कह लीजिए, लेकिन उसके बिना भी आपके जो राष्ट्र की बुनियाद है वो पूरी नहीं होती और उसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती राष्ट्र की। तो ये भी गिर रहे हैं, ये भी कोलैप्स कर रहे हैं। ट्रेन्स जो हैं वो ओवरलोडेड हैं, आपस में टकरा रही हैं, कई एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ सालों से, क्या कई साल से होते आ रहे हैं और अभी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले हैं हमें। आज़ादी के 75 साल गुजर गए हैं, लेकिन अब तक पूरे देश में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है। बिजली ही आ गई है कई जगह, यही बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन इन 75 सालों में कई देश कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंच गए, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और इन 75 सालों में कितनी पीढ़ियां गुजर गई, लगभग चौथी पांचवी पीढ़ी अब आ गई है हमारे देश की, जो आज़ाद भारत की। तो हम अपने देश में क्या ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे और इसको हम अपनी ज़िंदगी का पार्ट मान के बैठे रहेंगे क्या, या हम अपनी किस्मत मान के बैठे रहेंगे? आखिर हम इन सब चीज़ों को बदलने के लिए कब नई शुरुआत करेंगे? हमारे देश में अगर कोई छोटा सा ब्रिज भी बनता है किसी गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का, तो उस ब्रिज के बन पाने की जो जर्नी होती है वो पहले से ही काफ़ी स्ट्रगल भरी होती है, जिससे कई लोग ऑलरेडी मर चुके होते हैं या नाव से ट्रैवल करके मर चुके होते हैं, या ऐसी कई कहानियाँ होती हैं जो स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस होते हैं। उसके बाद कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाया जाता है हमारे देश में, हमारी पुरानी कहानी है ये। तो कितनों की स्ट्रगल स्टोरी के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप तक पहुंचता है, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए उस पर लगते हैं, वो भी आपकी जेब से। और उसके बाद भी वो ब्रिज चले ना, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो एक भी दिन ना टिके, या अपनी जो तय सीमा है उस तक वो टिक ना सके। तो सोचने की तो बात है कि ये आखिर हो क्यों रहा है। पता तो आप सबको ही होगा, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे सबसे बड़ा रीज़न वो है करप्शन। अब चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा खाने का करप्शन हो, फाइलें इधर से उधर ले जाने में और प्रोजेक्ट को देरी करने में करप्शन हो, और या फिर जो मल्टीपल एजेंसीज किसी भी प्रोजेक्ट में होती हैं और उनको आपस में अलाइन ना रखने का करप्शन हो। ये कई तरह के करप्शन हैं जो हमारे देश को जो है पूरा खोखला कर चुके हैं और अब जो कुछ बाकी है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। हाल ही में आपने एक कहानी और सुनी होगी ब्रिज की, जिसमें मुंबई में गोखले ब्रिज और एक जो दूसरा ब्रिज था उनका अलाइनमेंट ही नहीं बैठा। अब वो दोनों ब्रिजेस अलग अलग एजेंसीज के पास था और उन्होंने आपस में इतनी जहमत नहीं उठाई कि इतना करोड़ों रुपए से वो बन रहे हैं ब्रिज, और उनका अलाइनमेंट के लिए हम एक दूसरे से बात कर सकें और मशीन्स का भी यूज़ कर सकें कि भाई अलाइन हो रहे हैं कि नहीं। आखिर ऐसा क्यों है कि जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए, वो इतनी जहमत नहीं उठाते कि वो काम ढंग से कर सकें और सारा का सारा जो भी पैसा आया है उसको अच्छे से मटेरियल में यूज़ कर सकें, इंस्टेड ऑफ करप्शन करके सारा पैसा खा जाएं। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में करप्शन के अगेंस्ट कोई ऐसा टफ रूल नहीं है जिससे कि कोई बड़ी सज़ा उन्हें हो, तो उनको करप्शन का कोई खौफ नहीं है।
और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आप ऐसे सोचिए कि ये जितने भी ब्रिजेज़ या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स किया है, इनमें से जिस भी ठेकेदार ने या जिस भी कंपनी ने ये बनाई है और जिसके साइन हुए थे उस फाइल पे, तो उन अधिकारियों, उन कॉन्ट्रैक्टर, उन कंपनीज़, इन सब से इस पैसे की वसूली कर ली जाए, ऐसा रूल हो जाए, और करप्शन करने के लिए इनको जेल भेजा जाए और सारी वसूली इनके घरों से की जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसा काम करेंगे कि ब्रिजेस गिरने लगें? और एक चीज़ आप बड़े ध्यान से अगर सोचिएगा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितने साल में बनता है, उसका कॉस्ट कितनी बार रिन्यू होता है, कितनी बार उसका कॉस्ट बढ़ाया जाता है देरी की वजह से, तो ऑलरेडी उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुके होते हैं देरी और करप्शन की वजह से, और वो फिर भी ना चले और उसको फिर तोड़ के फिर बनाना पड़े या रिपेयर करना पड़े। जैसे प्रगति मैदान वाली टनल का आपने कहानी सुनी होगी, 750 करोड़ में लगभग वो बनी थी, और अब उसको कहा जा रहा है कि वो पूरा प्रोजेक्ट फेल है और उसमें अभी सीपेज आ गई है और सेफ नहीं है, वो उसको तोड़ के फिर से बनाना पड़ेगा। तो आप सोचिए 750 करोड़ में वो बन चुकी थी, और अगर आप उसको तोड़ना पड़ा तो उसको पहले तो तोड़ने का पैसा, उसके बाद उसका जो नया प्रोजेक्ट फिर से आएगा तो वो लगभग 1000-1200 करोड़ से कम तो नहीं होगा आज के रेट से, क्योंकि उसमें महंगाई दर जुड़ चुका होता है, और अभी के जो प्रेजेंट रेट होते हैं और जो फ्यूचर के रेट्स होते हैं, जैसे जैसे वो बनेगा उस हिसाब से उसका जो है वो टेंडर निकाला जाएगा। तो आप सोचिए आपका और हमारा डबल नुकसान हुआ, हमारी जेब से डबल पैसा कटा। एक तो 750 करोड़ तो हमारी जेब से गया ही गया, फिर उसको तोड़ा जाएगा, वो पैसा भी हमारी जेब से गया, उसके बाद उसको फिर बनाया जाएगा, उसके बाद भी वो सही बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के अगेंस्ट कोई रूल्स नहीं है। तो आप सोचिए हमारी डबल जेब काटी जा रही है, और डबल जेब काटने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमको वो सुविधा मिलेगी एंड ऑफ द डे। और क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि हम कितना इनकम टैक्स देते हैं एक साल में, कितना जीएसटी देते हैं एक साल में, तो आप जब भी आगे से कोई खबर पढ़िएगा न्यूज़ चैनल पे या फिर न्यूज़पेपर में या फिर ऑनलाइन, तो एक चीज़ ज़रूर कैलकुलेट करिएगा, एक बेसिक अपनी गणित लगा के, कि इतने 1000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट गिरा या इतने 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट गिरा, और कंपेयर करिएगा कि टोटल आपने पिछले साल 30 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दिया है जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के, तो वो कितना पैसा वहाँ कम हो सकता था। आप सोचिए अगर इस पैसे में जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अगर इसको करप्शन दूर कर लिया जाए तो 30-40% इनका कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा वो खा चुके होते हैं कम से कम। दूसरी चीज़ ये है कि जितना कम होगा उतना ही आपकी जेब कम काटी जाएगी, कि भाई सरकार को आपसे उतना कम पैसा चाहिए होगा, क्योंकि हम टैक्स देते हैं जिससे सरकार हमें सर्विस दे सके, और उस सर्विस में वो हमें ये सब ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। और आगे से एक चीज़ का और ध्यान रखेगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करा या कोई भी नुकसान हुआ या रोड टूटी ही क्यों ना हो, तो उसकी क्या रिकवरी की गई, ये आप ज़रूर पूछिए और पूछना शुरू करिए सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कि किसकी गलती थी, क्या ये ढूंढ के निकाला गया, अकाउंटेबिलिटी किसकी थी ये ढूंढ के निकाला गया, किसको सज़ा दी गई, क्या ये ढूंढ के निकाला गया। और हमने और आपने जो रोड टैक्स दिया है गाड़ी खरीदने में, पेट्रोल भराने में, स्वच्छ भारत सेस दिया है पेट्रोल भराने में, इनकम टैक्स दिया है, और दुनिया भर के और सेस दिए हैं, टोल प्लाजा पे टोल टैक्स दिया है, इन सब देने के बाद क्या आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं, इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बात जो है वो अब सिर्फ करप्शन के पैसे की नहीं रह गई है, अब हमारी ज़िंदगियों की बात रह गई है, क्योंकि हमारी ही जेब काट के इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है और वो गिर जाता है, कभी हमारे ही ऊपर गिर जाता है, कभी हमारे जानने वालों पे गिर जाता है, कभी ट्रेन जो है वो आपस में टकरा के लोगों की जान ले रही हैं, कभी एयरपोर्ट की छत गिर रही है, कभी हाईवे गिर रहे हैं, पूरे पूरे हाईवे बह जाते हैं हिमालयस के। तो क्या हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, जो हम हमारी ही जेब से हम सब कुछ दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए, और हम अपनी जान की ही कीमत ना लगाएं और उसकी भी फिक्र ना करें, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो हमने काफ़ी बात कर ली अभी तक प्रॉब्लम्स की, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की और सारे इश्यूज़ की। अब बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सोल्यूशन की। तो क्या ये सब ठीक करना बहुत मुश्किल है, या इतना मुश्किल है कि अभी 70-75 साल से सरकार कर ही नहीं पाई? आइए गिनते हैं कि हम जैसे आम इंसान जो हैं वो क्या पॉइंट्स फाइंड आउट कर पाए इतने सालों में ऑब्जर्व करके, अपनी आसपास की ज़िंदगी देख के। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है करप्शन। करप्शन के खिलाफ इतने सख्त कानून होने चाहिए कि लोगों को खुद ही खौफ आ जाए करप्शन करने से पहले। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। आज की डेट में एक छोटे से चपरासी से लेके बड़े बड़े नेताओं तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनसे कोई पूछता नहीं है और ना ही वो जवाब देने की जहमत उठाते हैं।
तो कुछ भी अगर गिर रहा है, कुछ भी बर्बाद हो रहा है या इवन कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ के लिए अकाउंटेबल वो पूरी जो चेन है जो इसमें किसी भी प्रोजेक्ट में लगी होती है, वो सबको अकाउंटेबल ठहराने की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी ब्रिज गिरता है या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स करता है, तो उसका जो घाटा हुआ है वो तो देश को हुआ ना, उसका तो फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? वो रिकवरी करने का कानून बनाना चाहिए कि जिस जिस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिस कंपनी ने इसको बनाया था, या तो वो उसकी गारंटी दे इतने साल चलेगा, या फिर वो उसका पैसा दे हमें। और ऐसा ही रूल करप्शन के लिए भी होना चाहिए कि जो कई लोग हजार हजार करोड़, लाख करोड़ लेके भाग गए, देश के बैंकों को चूना लगा गए, देश के लोगों को भी कई लोग चूना लगा गए डायरेक्टली, तो इस पैसे की रिकवरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ करप्शन है, दूसरी अकाउंटेबिलिटी है, तीसरी रिकवरी होनी चाहिए कि रिकवरी चाहे प्रोजेक्ट लॉस में हो चाहे वो थेफ्ट में हो, यानी कि जो लेके भाग गए, तो इन दोनों चीज़ों में जो भी नुकसान हुआ देश के पैसे का, उसकी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़, और इनफैक्ट वो तो बिल्कुल ही प्रेलॉग में है, यानी कि सबसे पहली ही चीज़ होनी चाहिए थी कि हम सबका अवेयर होना हो। हम जब तक अवेयर ही नहीं होंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस ही नहीं करेंगे, तो आपकी और हमारी जेब है ना, वो रोज़ काटी जाएगी, और इतनी ज़्यादा काटी जाएगी कि जब कोई, वो भी जान जाएंगे ऊपर बैठे लोग कि इनको कोई मतलब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर वो तो उनको जो मन में आएगा वो करेंगे ना। तो जो मैंने पॉइंट्स गिनाए 3, उनको ठीक से रखने के लिए, ठीक से मेंटेन करने के लिए आपका बहुत अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये जो ब्लॉग मैंने बनाया है ये आपके अवेयरनेस में हेल्प करेगा, और आप इन सब सवालों पे सोचेंगे और देश में कैसे और चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, इस पर अपने नए नए आइडियाज़ जो हैं वो लाएंगे और एक्टिवली उस पर काम करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हमसे ही देश है, हमारे लिए ही है, तो हमसे ही चलना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।